हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल से एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वो अरिहंत की पीडीएफ है, जिसमें एनसीईआरटी 6 to 12 से एनसीईआरटी 6 to 12 में सेल से रिलेटिव जितने ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। यानी कि एनसीईआरटी की पुस्तक से उठाई गई ये एमसीक्यूज हैं। तो जो हमारे वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग सेल को डिस्कस करेंगे। सेल से जितने सारे एमसीक्यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना। एनसीईआरटी क्लास 12 कोशिका संरचना एवं कार्य, एनसीईआरटी क्लास 9 हमारे जीवन की मौलिक इकाई, एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी क्लास 11 कोशिका विभाजन से संबंधित आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि इसको अगर कर लेने के बाद एनसीईआरटी 6 to 12 हमारा कवर होने वाला है सेल वाला पोर्शन से, है ना। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा था? स्लाइडियन व स्वॉन, रॉबर्ट ब्राउन, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा सही होगा कौन? लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज की थी। और अगर पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, जो कि मृत सेल को देखा था। कार्क कैम्बियम में मृत सेल को देखा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका एक्सप्लेनेशन भी अगर आप चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 ईस्वी में प्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, जीवित कोशिका की बात आ जाए तो लीवेनहॉक हो जाएंगे। और अगर मृत सेल को मृत कार्क की कैम्बियम से देखने वाले कौन थे, तो वहाँ पर रॉबर्ट हुक थे। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में मृत पादप छाल के मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा, उसमें उपस्थित कोष्ठकों की सेलुला या सेल नाम दिया था, है ना। चलिए, कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। थियोडर स्वॉन एवं मैथिलिस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन नहीं होगा दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज के रूप में माना जाता है ना। थियोडर स्वॉन एवं मैथियस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है यहाँ पर, क्योंकि थियोडर स्वॉन एवं स्लाइडेन को कोशिका सिद्धांत के जनक माना जाता है। ये हमारा सही है। अब ऑप्शन क्या दे रखा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो हमने क्या देखा था? पहला हमारा सही था और तीसरा हमारा सही था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है एंड सेकेंड इज द रॉन्ग, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका। कोशिका के संदर्भ में दिए गए कथनों में कथन 1 एंड 3 सही हैं। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि 170 mm होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, जो कि 0.1 माइक्रोन अर्थात जीवाणु का 1/10वां भाग होता है। थियोडर स्वॉन मैथिलिस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि कोशिका की खोज के कारण कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को जाना जाता है, जबकि केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को जाता है और रॉबर्ट ब्राउन को केंद्र की खोज के लिए जाना जाता है। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है, और केंद्रक की खोज
रॉबर्ट ब्राउन को जाएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए अलग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? A.V. लीवेनहॉक, रुडोल्फ विर्को, रॉबर्ट ब्राउन, R.H. विटेकर। दोस्तों, यहाँ पर नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में शामिल करने वाले वैज्ञानिक का नाम, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा स्लीडेन एवं स्वान हो जाएंगे। ठीक है, स्लीडेन एवं स्वान, है ना। और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती हैं, ऐसा बताने को किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो हमारे सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताए थे कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, इसे ही कोशिका सिद्धांत का अंतिम रूप माना जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्को हैं। उनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में किया। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं, यानी कि कोशिका वंश परंपरा कोशिका सिद्धांत का अंतिम रूप भी दिया था। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिएगा, पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक कोश की क्लेमाइडोमोनास, बहुकोश की यीस्ट, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका हमने पढ़ा है अभी ही कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो ये तो हमारा सही है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये भी हमारा सही है। ईस्ट कोशिका क्या होती है? बहुकोश की होती है, ये भी हमारा सही है। फर्स्ट ऑप्शन एक कोश की क्लेमाइडोमोनास। दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर ईस्ट जो है वो बहुकोश की ना होके हमारा एक कोश की होगा। यहाँ पर हमारा ए सही है, सी सही है, डी सही है एंड बी असंगत है। पूछा है हमारा क्वेश्चन क्या कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। दिए गए युग्मों में से बी सुमेलित नहीं है। बहुमुखिता कवक बहुकोश की होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप सैक्रोमाइसीस सेरेविसी यीस्ट एक कोश की यूकैरियोटिक कवक है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण व बेकरी उत्पादों जैसे ब्रेड के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड को फुलाने में, अल्कोहल बनाने में, फर्मेंटेशन में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि कवक है एक प्रकार का। इसका वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसीस सेरेविसी यीस्ट है और ये कवक है, फंगी है, एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है ईस्ट के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। निम्न में क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? ठीक है, निम्न में क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिका एवं अमीबा, युगलिना एवं चालनी नलिका, श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका, अमीबा एवं वाहिका। तो यहाँ पर पूछा है कि अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है ना। तो यहाँ पर दे रखा है श्वेत रुधिर कणिका एवं अमीबा, तो यहाँ पर केंद्रक विहीन पूछा है फिर भी। ठीक है, तो अमीबा तो केंद्रकीय होता है, युगलिना ये भी केंद्रीय चालकीय नलिकाएं केंद्रकीय होती हैं, श्वेत रुधिर कणिका एवं
लाल रुधिर कणिका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनकी आकृति भी अनियमित आकार की होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। दिए गए विकल्पों में से श्वेत रुधिर कणिका अनियमित आकार की तथा लाल रुधिर कणिका केंद्रक विहीन होती हैं। श्वेत रुधिर कणिका व्हाइट ब्लड सेल ब्लड कार्पस्कल संख्या में बहुत कम, आकार में बड़ी, रंगहीन व केंद्रक युक्त होती हैं। लाल रुधिर कणिका उभयावतल वृत्ताकार होती हैं। लाल रुधिर कणिका में उपस्थित समय केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु ये परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिका में केंद्रक उपस्थित होता है। वयस्क मनुष्य में WBC की संख्या 5 से 9000 प्रति क्यूबिक mm होती है, जबकि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत संख्या 54 लाख प्रति घन मीटर होती है, घन mm होती है। ठीक है। निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। अमीबा एक कोशिकी एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। अमीबा में पोषण हेतु कूटपाद पाए जाते हैं, है ना। तो अमीबा एक कोशिकी एवं अनियमित आकार की कोशिका है, ये बात सही है हमारी। अमीबा में पोषण हेतु कूटपाद पाए जाते हैं, ये बात भी हमारी सही है। तो यहाँ पर पूछा, देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, ए और दोनों सही हैं, आर इसका स्पष्टीकरण है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट हैं यहाँ पर, है ना। हमारा कथन क्या है, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका होती है, जी होती है। अमीबा में पोषण हेतु कूटपाद पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। लेकिन दोनों ए का एक्सप्लेनेशन बी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट को बता रहा है, कोई रिलेट करके नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये बाह्यतम वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं बाह्य वातावरण में अजैविक होते हैं दोस्तों, ये सही बात है। ये सजीवों में दुगुणन द्वारा जनन करते हैं, ये भी सही बात है। इनमें DNA RNA में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों फैक्ट जो हैं वो विषाणु के रूप में तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है। क्योंकि अब कोशिका सिद्धांत क्या बताता है कि एक कोशिका जीवित होती है जो कि जैविक मेटाबॉलिज्म क्रिया करती है। कोशिका सभी जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य है, कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म करने के लिए योग्य हैं, है ना। ये हमारा बताता है कौन, कोशिका सिद्धांत। तो अब ये जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। यानी कि जो विषाणु की सेल है वो बाह्य वातावरण में जब तक किसी जीव से संपर्क में नहीं है, ऐसे ही धूल डस्ट में पड़ा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग के रूप में रहता है, मतलब निर्जीव के रूप में रहता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है जो कि मैंने बता रखी है अभी। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ना। निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें DNA युक्त केंद्रक पाया जाता है। पूछा है प्रोकैरियोटिक जीवों में जैसे जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कथन सही है, क्योंकि क्या बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जी हाँ, उनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल DNA युक्त केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। सिर्फ केंद्रक ऐसे ही हमारा छितरा हुआ DNA रहता है जो कि न्यूक्लियोलस कहलाता है ना। तो यहाँ पर हमारे ए और बी दोनों सही हैं, आर दोनों सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की क्वेश्चन को।
निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? कूट बताना है ना।